जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी केफ 2 का आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। केफ 2 का है आज हमारा लेक्चर नंबर 4। जी हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था इनकम टैक्स के बेसिक, और ये हमारा चैप्टर था रजिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर था रजिस्ट्रेशन। इसमें हमने पढ़ना था टैक्स ईयर। क्या पढ़ना था बच्चों? टैक्स ईयर, पर्सनल स्टेटस, और नंबर 3 रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक हो गया बच्चों? क्या पढ़ना था? 3 कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ने थे इनकम टैक्स पेयर की बेसिक्स पढ़ रहे थे। टैक्स पेयर की डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि जनाब टैक्स पेयर की 3 तरह की इंफॉर्मेशन पहले प्रोवाइड करें। नंबर 1 क्या प्रोवाइड करें? टैक्स ईयर। नंबर 2 पर्सनल स्टेटस। नंबर 3 रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है। नोट्स ये कहाँ से लिए बुक? अच्छा, नोट्स आ गए हैं आपके ग्रुप में, प्रिंट आउट ले लेना। अभी जब तक बुक नहीं आएगी ना तो आपने ये लेना है। ठीक है। चैप्टर 5 ओपन करें। आ गए ना ग्रुप में? चेक करें, ग्रुप में आए होंगे। जी बच्चों देखिए, आ गए? हाँ जी, ये पढ़े, शाबाश। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़े, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पढ़े, और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में जो एग्जांपल्स है वो भी साथ साथ समझिए। टैक्स ईयर है, ठीक है। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पढ़े तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी रीडिंग कंप्लीट करें। शाबाश शाबाश शाबाश। जी बच्चों, टैक्स ईयर की रीडिंग कर ली, कोई प्रॉब्लम? हाँ, कोई मसला? ऑफिशियल गजेट मैंने बता दिया किसको कहते हैं? नोटिफिकेशन को कहते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है? जी। अब आ जाए सेकंड, टैक्स पेयर का हमने टैक्स ईयर बता दिया। अब कहता है जनाब पर्सनल स्टेटस बता दे। नंबर 2 कौन सी इंफॉर्मेशन जब टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन करेंगे? पर्सनल स्टेटस बताना होगा। क्या बताना होगा? पर्सनल स्टेटस। तो टैक्स में बच्चों पर्सन मीन्स एन इंडिविजुअल, or an association of persons, जिसको हम क्या कहते हैं? एओपी या फिर कंपनी। ओके हो गया? पर्सन मीन्स एन इंडिविजुअल, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कंपनी। मतलब क्या हो? जब हम अपना रिटर्न जमा करेंगे, टैक्स रिटर्न जमा करेंगे, टैक्स जमा करेंगे एफबीआर के पास, तो ये रजिस्ट्रेशन हमने इनिशियली करानी होती है। क्या करानी होती है? इनिशियली। आप देखें ना, आप राइज में आए, पीआरसी में एडमिशन लिया तो पूरा फॉर्म आपको दे दिया, आपने सारी चीजें लिख दी। ओके हो गया? जब आप कैफ में एडमिशन करने आए ना, और आप सिर्फ रसीद पे अपने पेपर, नाम और फादर नेम, तो आपको हो सकता है राइज वाले फॉर्म ना भी फिल कराए। उसकी रीजन क्या है? कि आपका डेटा ऑलरेडी उनके पास प्रेजेंट है। समझ आ रही है? जब फर्स्ट टाइम हम जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ फर्स्ट टाइम होती है। इस साल
पहले दफा जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन हमारी सिर्फ इस दफा होगी, अगले साल सारी जिंदगी फिर हमारी रजिस्ट्रेशन है, फिर हम सिर्फ अपनी टैक्स की कैलकुलेशन बताएंगे, बार बार हर साल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। बच्चों समझ में आ रही? तो अब जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताना पड़ेगा पर्सनल स्टेटस में टैक्स पेयर जवाब देता है इस क्वेश्चन का, हु एम आई, मैं कौन। टैक्स पेयर डिपार्टमेंट को बताएगा कि मैं कौन हूं, तो उसके पास टैक्स पेयर के पास 3 ऑप्शन है, इसमें से एक सेलेक्ट करें। कौन सा? या तो कहेगा कि मैं इंडिविजुअल हूं, या तो कहेगा कि मैं एओपी हूं, या तो कहेगा कि मैं कंपनी हूं। ये नहीं हो सकता कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पर्सनल स्टेटस में एक से ज्यादा आप बता दें कि मैं इंडिविजुअल भी हूं, मैं एओपी भी हूं। नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं होता, आपको तीनों में से कोई एक बताना पड़ेगा। अब समझते हैं इंडिविजुअल कौन। इंडिविजुअल मैं और आप। अब्दुर्रहमान राइज में जॉब कर रहा है, कोई और काम नहीं है, ठीक है। जब मैं अपना टैक्स रिटर्न जमा करूंगा और अपनी रजिस्ट्रेशन कराऊंगा फर्स्ट टाइम, तो मैं अपने पर्सनल स्टेटस में क्या मेंशन करूंगा? इंडिविजुअल। अब्दुर्रहमान की एक दुकान है, कारोबार है, अकेला मैं उसका मालिक हूं और मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला ओनर हूं, ठीक है। मेरी कोई प्रॉपर्टी है नाम पे, वहां से रेंट आ रहा है, मैंने पर्सनली कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, जो भी है। समझ में आ रही बात? जब मैं अपना रिटर्न फाइल करूंगा, उन इनकम्स के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करूंगा, तो मैं अपने पर्सनल स्टेटस में क्या मेंशन करूंगा बच्चों? इंडिविजुअल। क्या मेंशन करूंगा? इंडिविजुअल। दूसरा, अगर मैं कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा हूं, कौन सा बिजनेस कर रहा हूं बच्चों? पार्टनरशिप। एओपी किसको कहते हैं? पार्टनरशिप जानते हो ना, मोर देन वन ओनर, ठीक है। तो उस पार्टनरशिप बिजनेस का जो जब मैं टैक्स जमा करूंगा ना, तो उसके लिए मुझे पर्सनल स्टेटस में क्या मेंशन करना पड़ेगा? एओपी। कि हमारा, हम किसका रिटर्न फाइल कर रहे हैं? एओपी का। किसका? पार्टनरशिप बिजनेस का। तो पर्सनल स्टेटस में किसको सेलेक्ट करूंगा? एओपी। ओके हो गया बच्चों? यहां तक बात क्लियर है? अगर मैंने सोचा ना मेरा पर्सनल स्टेटस इंडिविजुअल है, न मेरा पर्सनल स्टेटस एओपी है, तो थर्ड मेरे पास एक ही ऑप्शन है, फिर इसका मतलब यह है कि मेरा पर्सनल स्टेटस क्या होगा? कंपनी होगी। पर्सनल स्टेटस क्या होगी बच्चों? कंपनी। कंपनी की डिफिनीशन है, हम पढ़ लेंगे, आपके कोर्स में है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल और एओपी, कंपनी सिर्फ डिफिनीशन के हद तक है। हम जो टैक्सेशन सीखेंगे ना, टैक्स रिटर्न या टैक्स कंप्यूटेशन सीखेंगे, वो हमारे कोर्स में 2 हैं। कौन कौन से? इंडिविजुअल की सीखेंगे और एओपी की। पहले हम इंडिविजुअल की सीखेंगे, बाद में हम एओपी पे आएंगे आखिर में। कंपनी जो है ना, इसकी टैक्सेशन इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। कहाँ पे? एडवांस टैक्सेशन में, सीफेप लेवल पे। ये केफ लेवल पे कंपनी का कोर्स आपके कोर्स में नहीं है। कंपनी से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो आपके कोर्स में नहीं। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? पर्सन मींस एन इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी, तीनों में से कोई एक बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। तो या तो मैं कहूंगा कि मैं इंडिविजुअल हूं, या मैं कहूंगा कि मैं एओपी हूं। इंडिविजुअल एओपी का कैसे पता चलेगा? जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, हमें समझ आ जाएगी बड़े आराम से कि ये एओपी की बनानी है और ये इंडिविजुअल की बनानी है। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है कि नहीं? हाँ जी। अब जब मेरा पर्सनल स्टेटस होगा बच्चों, क्या? जब पर्सनल स्टेटस क्या होगा बच्चों? क्या होगा? इंडिविजुअल। तो मैं हमेशा एक काम करूंगा, ऑलवेज, हमेशा। जब मेरा पर्सनल स्टेटस क्या होगा बच्चों? इंडिविजुअल। तो मैं हमेशा एक काम करूंगा, वो काम क्या करूंगा कि मैं इस इंडिविजुअल की सैलरीड या नॉन सैलरीड स्टेटस फाइंड करूंगा। क्या फाइंड करूंगा बच्चों? सैलरीड और नॉन सैलरीड स्टेटस फाइंड करूंगा। फार्मूला क्या है? लिखे, इनकम फ्रॉम सैलरी
डिवाइडेड बाई टोटल टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। इस फॉर्म, अच्छा सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है, टोटल टैक्सेबल इनकम क्या है, ये अभी हमारा मसला नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद रखना है और ये याद रखना है कि मेरा पर्सनल स्टेटस क्या होगा, इंडिविजुअल। तो मैं हमेशा क्या करूंगा, ये स्टेटस फाइंड करूंगा, ठीक है। अब ये आपके पास आंसर आएगा बच्चों किसमें, परसेंटेज में। अगर ये परसेंटेज मोर देन 75% आपके पास आ जाए, कितना परसेंट आ जाए, मोर देन 75, तो आप कहोगे कि ये कौन सा इंडिविजुअल है, सैलरीड इंडिविजुअल। बच्चों ये कौन सा इंडिविजुअल है, सैलरीड। और अगर ये परसेंटेज आपके पास 75% से कम या इक्वल आ जाए, बच्चों कितना आ जाए, इक्वल या कम, एग्जैक्ट 75% आ जाए या 75% से कम, तो फिर हम कहेंगे कि ये कौन सा इंडिविजुअल है, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है जी। मेरे साथ रिवाइज करें एक बार, इधर देखें। पर्सन मीन्स एन इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आर कंपनी। ओके हो गया। जब भी हमारा स्टेटस लिख लो उर्दू में लिख लो, जब भी हमारा पर्सनल स्टेटस इंडिविजुअल होगा तो हम हमेशा सैलरीड या नॉन सैलरीड स्टेटस फाइंड करेंगे। लिख लो, फार्मूला मैंने लिख दिया है, ऊपर नीचे स्टेटमेंट लिख दो, जब भी, ताकि याद रहे, जब भी हमारा पर्सनल स्टेटस इंडिविजुअल होगा, जब भी हमारा पर्सनल स्टेटस, जब भी हमारा पर्सनल स्टेटस बच्चों क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, तो हम हमेशा सैलरीड या नॉन सैलरीड स्टेटस फाइंड करेंगे। सैलरीड या नॉन सैलरीड स्टेटस फाइंड करेंगे, सैलरीड या नॉन सैलरीड स्टेटस फाइंड करेंगे। ओके हो गया। कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। आंसर आपके पास किस में आएगा, परसेंटेज में। अगर 75% से ज्यादा है तो सैलरीड इंडिविजुअल कहेंगे, अगर 75% एग्जैक्ट या उससे कम आए तो फिर क्या कहेंगे, नॉन। अच्छा ये फाइंड क्यों करते हैं बच्चों, इसका काम क्या है, इसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों किस पर्पस के लिए, बच्चों किस पर्पस के लिए फाइंड करते हैं, टैक्स रेट्स के लिए। ग्रुप ओपन करें, उसमें एक दूसरा आपके पास फाइल आया होगा टैक्स रेट्स के नाम से। ओपन करें फिर नोट करें, ओपन करें, ओपन करें बच्चों, करे ओपन करें। आया है टैक्स रेट्स है ना, ठीक है, इसका भी प्रिंट ले ले अपने पास रखे, ठीक है। अब देखें, दो टेबल आपको गिवन है, नोट्स देखे बच्चों, रेट्स देखे, रेट्स मैं आपको समझा दूं फिर बाद में मसला होगा, फिर नोट कर लेना। दो तरह के टेबल गिवन है। एक के ऊपर लिखा हुआ है टैक्स रेट्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, सैलरी इनकम इज मोर देन 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है। देखो पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, सेकंड कॉलम में आपको इनकम बताई हुई है, थर्ड कॉलम में आपको टैक्स रेट बताया हुआ है। नीचे दूसरे टेबल के ऊपर देखे टैक्स रेट्स फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, ठीक हो गया। दूसरे इसके अलग रेट्स है, इधर देखे नॉन सैलरीड के अलग रेट्स है, सैलरीड नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के और सैलरीड इंडिविजुअल के अलग रेट्स है। और ये ऐसे रेट्स है कि आपको ये पेपर में भी मिलेंगे, समझ आ रही है। जो हमने टैक्स कंप्यूटेशन करनी है ना, अब आ जाए। पहले दिन जो सिलेबस डिस्कस कराया था, जो प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न था,
टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न के कितने पार्ट्स थे? आज ये रजिस्टर खोले, 3 कितने पार्ट्स थे? 3। कौन कौन से? रजिस्ट्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करना, तीसरा टैक्स लायबिलिटी में देखो कितने तरीकों से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, 4। पहला तरीका क्या है? पहले रेट्स क्या है? सैलरीड और नॉन सैलरीड। समझ आ गई बच्चों? क्लियर है ना? तो ये सैलरीड और नॉन सैलरीड रेट्स मैंने आपको दे दिए। ये सैलरीड और नॉन सैलरीड रेट्स कब अप्लाई करेंगे? ये फार्मूला है। अगर ये वाला परसेंटेज आ जाए तो सैलरीड रेट्स, अगर ये वाला परसेंटेज आ जाए तो नॉन सैलरीड रेट्स। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है कि नहीं? जी चलिए नोट करें इसको और आगे आ जाए। अगला हमारा जो थर्ड इस चैप्टर का या रजिस्ट्रेशन का लास्ट पार्ट है, उसमें हमें डिपार्टमेंट कह रहा है कि जनाब मुझे क्या बता दो बच्चों, मुझे क्या बता दो? क्या बता दे बच्चों? रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या बता दे? रेजिडेंशियल स्टेटस। इधर सुनिएगा बच्चों, लिख दिया है कि अभी नोट कर रहे? करे शाबाश, नोट कर। दो कॉन्सेप्ट्स हमने रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट कर दिए, एक टैक्स ईयर और दूसरा पर्सनल स्टेटस। अब आ जाए रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस का बच्चों जो पर्पस है ना वो क्या है, ये हम क्यों फाइंड करते हैं? अभी सिर्फ पर्पस लिख ले। ये हम फाइंड करते हैं फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस। इसका मकसद क्या है? किस मकसद के लिए फाइंड करते हैं? फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस। जो पाकिस्तान का टैक्स है ना वो डिपेंडेंट है रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। हम टैक्स कैसे लगाएंगे ये हमें गाइड करेगा क्या चीज? रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, अभी आपने इससे आगे नहीं सोचना, पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करेंगे हर एक पर्सन का अलग अलग। पहला पर्सन हमारे पास कौन है? इंडिविजुअल। पहला कौन था बच्चों? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा और कब नॉन रेजिडेंट होगा ये तो हम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ बच्चों याद रखिएगा कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस का नो कनेक्शन विथ C9C, सिटीजनशिप, पासपोर्ट, नेशनलिटी, इन चीजों से रेजिडेंशियल स्टेटस का कोई, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस का कोई ताल्लुक नहीं है। जब मैंने ये स्टेटमेंट कही कि C9C के साथ ताल्लुक नहीं है, पासपोर्ट के साथ, सिटीजनशिप के साथ, नेशनलिटी के साथ, तो मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान टैक्स लॉस के मुताबिक हम सिटीजन है सारे पाकिस्तान के, हैं बच्चों, है कि नहीं? तो पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए हम नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? क्योंकि क्या लिखा है कि कोई ताल्लुक इसके साथ नहीं है। तो जब नहीं है तो हम खुद को ये नहीं कह सकते कि हम रेजिडेंट है। क्यों? क्योंकि हम तो सिटीजन है, हम तो पाकिस्तान के नेशनल है, हमारे पास तो पासपोर्ट पाकिस्तानी है, हमारे पास तो C9C पाकिस्तान की है। लौकता इसके साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं। जब ताल्लुक नहीं है तो मतलब क्या हुआ कि हम पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए क्या हो सकते हैं? नॉन रेजिडेंट। और एक फॉरेनर जो है ना वो क्या हो सकता है? रेजिडेंट हो सकता है। ओके हो गया। अब कब रेजिडेंट होगा, कब नॉन रेजिडेंट होगा, ये हम पढ़ लेते हैं कंडीशंस। एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस और कब बच्चों क्या होगा? नॉन रेजिडेंट फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस। कहते हैं जनाब रेजिडेंट होगा नंबर फर्स्ट if
ही आर शी, इंडिविजुअल के लिए ही आर शी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ही आर शी इज फिजिकली प्रेजेंट इन पाकिस्तान for 183 or more days in a tax year। कह रहे वो इंडिविजुअल, इधर मुझे सुने बच्चों, वो इंडिविजुअल रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस अगर वो कितने टाइम में, बच्चों कितने टाइम में, कितने टैक्स ईयर्स की बात कर रहे हैं, सिंपल, कहते अगर वो पाकिस्तान में प्रेजेंट हो एक टैक्स ईयर में कितने दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए बच्चों, 183 आर, और कैसे प्रेजेंट हो, फिजिकली। तो हम कहेंगे कि जनाब ये बंदा या बंदी क्या बन गई पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए, रेजिडेंट बन गई। क्या बन गई, रेजिडेंट, ठीक है। आ जाए इधर, फॉर एग्जांपल आपको कहता है जनाब अब्दुर्रहमान की टैक्स ईयर 2020 का रेजिडेंशियल स्टेटस बताएं। तो नॉर्मल टैक्स ईयर नॉर्मली हम लेते हैं, कहां से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020। आपने 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 तक देखना है अगर अब्दुर्रहमान इधर फिजिकली कितना स्टे करे, 183 डेज आर मोर, तो हम कहेंगे कि अब्दुर्रहमान क्या है, टैक्स ईयर 2020 के लिए क्या है, रेजिडेंट। समझ आ रही कि अब्दुर्रहमान क्या है, टैक्स ईयर 2020 के लिए क्या है बच्चों, रेजिडेंट है, ठीक है। अब अगला साल आया, ठीक है, 2021, और अब्दुर्रहमान ने यहां पे इस टाइम पीरियड में 100 डेज स्टे किया, तो यहां के लिए क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। तो हर एक टैक्स ईयर के लिए अलग अलग बताना होता है, अलग अलग देखना होता है। जिस टैक्स ईयर का हम टैक्स जमा कर रहे हैं ना, उस टैक्स ईयर का देखना है कि इस टैक्स ईयर में ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। तो एक बंदा एक टैक्स ईयर में रेजिडेंट होगा, दूसरे टैक्स ईयर में क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। समझ आ रही है, बोले बच्चों, जवाब दे दिया करें, ऐसे नहीं, क्लियर है जी। दूसरा कह रहे जनाब अगर ये कंडीशन फुलफिल हो तो ठीक, वरना दूसरा कंडीशन कह रहे जनाब बंदा होना चाहिए क्या, बच्चों बंदा होना चाहिए क्या, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। कह रहे जनाब सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, एंड इसके साथ दूसरा कंडीशन, मतलब सिर्फ ये इससे काम नहीं चलेगा, एंड ही or she is not present in any other country for 183 or more days, या in any other country for more than 182 days। ये आसान हो जाए, for more than 182 days। इधर सुनिएगा, इधर 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 कह रहे जनाब ये प्रोविजन किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के क्या है, सिटीजन। कह रहे जनाब अगर कोई बंदा सिटीजन हो पाकिस्तान का, गौर कीजिएगा क्या हो, और साथ में क्या लगाया है, एंड, और पहले कंडीशन क्या है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और वो किसी दूसरे कंट्री में 182 डेज से ज्यादा स्टे ना करे, 182 डेज से ज्यादा स्टे ना करे, तो वो पाकिस्तान का क्या ट्रीट किया जाएगा, रेजिडेंट। फॉर एग्जांपल इधर सुनिएगा, ठीक है, अब्दुल्ला है ये जो हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, ये चला जाता है चाइना इन टैक्स ईयर 2025।
और उधर कितने दिन गुजार के आ जाता है बच्चों? कितने? 100। और टैक्स ईयर 2025, इसी टैक्स ईयर में 100 डेज कहां गुजार के आ जाता है? यूएई। इधर देखिए, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बाहर कितने दिनों के लिए स्टे ना करें? 183, फॉर मोर देन 182, 182 से ज्यादा। इसने पाकिस्तान से बाहर कितना स्टे किया टैक्स ईयर 2025 में? चाइना में कितना किया? यूएई में कितना किया? कितना बाहर रहा? तो ये क्या होना चाहिए पाकिस्तान का? नॉन रेजिडेंट नहीं। ये क्या होगा बच्चों? ये क्या होगा बच्चों? ये क्या होगा? रेजिडेंट। क्यों? इधर आ जाए। इन एनी अदर कंट्री का मतलब ये है, ये कितने मुल्कों की बात कर रहा है? सिंगल कंट्री। कितने मुल्कों की बात कर रहा है? सिंगल कंट्री। अगर मैं कह लेता हूं कि मिस्टर शाहजेब, ये जो हमारा स्टूडेंट है, ये भी टैक्स ईयर 2025 में यूके गया था और इसने उधर 190 डेज स्टे किया। कितना स्टे किया? 190। तो शाहजेब अब क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। क्योंकि ये क्या है बच्चों? सिटीजन ऑफ, बोले इधर बोले, सिटीजन ऑफ, और दूसरे कंट्री में कितने दिनों के से ज्यादा स्टे किया? 182। कितना लिमिट है? 182। 183 डेज करेंगे तो क्या बन जाएंगे पाकिस्तान के लिए? नॉन रेजिडेंट। 182 या उससे कम करेंगे किसी सिंगल कंट्री में, तो फिर पाकिस्तान के लिए क्या ट्रीट किए जाएंगे? रेजिडेंट। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है कि नहीं? जी। नंबर सी, इसके लिए भी ये शर्त लगा दी कि जनाब बंदे का क्या होना जरूरी है? जनाब बंदे का क्या होना जरूरी है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। क्या होना जरूरी है बच्चों? बोले क्या होना जरूरी है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और साथ में लिखा इज नॉट अ रेजिडेंट taxpayer of any other country। इधर देखें, हमारे मुल्क के बहुत सारे शहरी जो है वो दूसरे मुमालिक में काम कर रहे हैं। कह रहे अगर कोई पाकिस्तान का सिटीजन हो और वो किसी दूसरे कंट्री का रेजिडेंट टैक्स पेयर ना हो। रेजिडेंट टैक्स पेयर का मतलब आप रेगुलर टैक्स पेयर भी कह सकते हैं, मतलब हर साल टैक्स, परमानेंट टैक्स पेयर भी कह सकते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब वो जिस मुल्क में जॉब या कारोबार कर रहा है उस मुल्क में वो रिलेवेंट अथॉरिटीज को टैक्स पे कर रहा है। क्या पे कर रहा है? टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट है। क्या है? लेकिन अगर वो किसी दूसरे कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा रेगुलरली और वो पाकिस्तान का क्या है? सिटीजन, तो बेशक वो एक दिन के लिए भी पाकिस्तान ना आए फिर भी उसको पाकिस्तान का क्या ट्रीट किया जाएगा? रेजिडेंट ट्रीट किया जाएगा। ओके बच्चों? बोले क्लियर है? अब इधर सुने, अगर इन 3 कंडीशंस में कोई भी फुलफिल ना हो तो हम क्या कहेंगे? नॉन रेजिडेंट। इधर आ जाए, बस मुझे 2 मिनट दे, फिर आप नोट भी करें और रीडिंग भी करें। डेज, किसकी बात कर रहे हैं? डेज की बात कर रहे हैं। किसकी बच्चों? डेज की। ओके हो गया? हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? डेज। यहां भी 183 डेज, यहां भी 182 डेज। क्या ये जो दिन है यहां पे 183 डेज पूरे करना, ये क्या कंटिन्यूअसली पूरे करना लाजमी है? द आंसर इज नो। समझ आ रही है? जब जब आएगा तब तक हम काउंट करेंगे, जब जब जाएगा तो हम काउंटिंग। तो नॉट जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, कंटिन्यूअसली जरूरी नहीं है। नंबर सेकंड कहते हैं जनाब पार्ट ऑफ द डे, पूरा दिन काउंट किया जाएगा। पार्ट ऑफ द डे का मतलब क्या है?
ठीक है। डे ऑफ डिपार्चर, जिस दिन जाएगा वो फुल डे काउंट होगा। डे ऑफ अराइवल वो फुल डे काउंट होगा। लॉकआउट्स, स्ट्राइक्स की वजह से मुल्क में जा रहा था लेकिन नहीं जा सका, 1 दिन 2 दिन मजीद स्टे की, फुल डे काउंट किया जाएगा। हेल्थ कंडीशन, बीमार पड़ गया, जा रहा था लेकिन बीमार पड़ गया, 5 दिन और स्टे किया, फुल डेज काउंट किए जाएंगे। सिर्फ 1 दिन काउंट नहीं करेंगे बच्चों। कौन सा दिन काउंट नहीं करेंगे? 1 दिन। वो 1 दिन कौन सा है? डे इन ट्रांजिट। डे इन ट्रांजिट का मतलब क्या है कि एक बंदा एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा था और उसके एयरलाइंस का ये रूल है कि वो पाकिस्तान में 1 दिन 2 दिन स्टे करता है। अक्सर हमारे सिटीजन जब यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं तो कतर, दुबई, इन ममालिक में स्टे करते हैं 1 दिन, 24 आवर्स, 48 आवर्स। ये जो वो हमारे सिटीजन यूके जा रहे हैं और कतर में स्टे कर रहे हैं, ये 2 दिन उसके क्या है? डे इन ट्रांजिट। तो एक बंदा इंडिया से बांग्लादेश, इंडिया से अफगानिस्तान जा रहा था और उसके एयरलाइन पाकिस्तान में लैंड किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन स्टे किया, ये डे इन ट्रांजिट है, ये काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई भी दिन किसी भी वजह से वो पाकिस्तान में स्टे करेगा तो ये डेज जब कैलकुलेट करेंगे 183 डेज, तो उसमें वो दिन क्या करेंगे? काउंट करेंगे, शामिल करेंगे। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है कि नहीं? हाँ चले, अब ये नोट करें, नोट करके इसकी रीडिंग करें। सिर्फ पर्सनल स्टेटस और रेजिडेंशियल स्टेटस किसकी? रेजिडेंशियल स्टेटस हमने किसकी पढ़ी बच्चों? अभी सिर्फ किसकी पढ़ी? इंडिविजुअल की। ठीक है, एओपी और कंपनी कल पढ़ेंगे, बस आज इतना काफी है। शाबाश, नोट करें और फिर रीडिंग करें। तो ये नोट करें और पर्सनल स्टेटस और रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का रीडिंग करें, और रेजिडेंशियल स्टेटस आप इंडिविजुअल के कुछ एग्जांपल्स होंगे वो भी सॉल्व करें। शाबाश, क्लास में अभी 4-5 मिनट है, जल्दी करें। शाबाश, जल्दी जल्दी नोट करें। और ऑनलाइन बच्चों के लिए अल्लाह हाफिज़, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात करें।